हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू टर्म्स, जो मैंने बेसिकली ये आखिरी क्लास में अब तक हमने जो भी किया है। तो देखो, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली हमारा बोल रहा है कि यहाँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें बेसिकली आपको ये अगेन यहाँ पे इंग्लिश हमें हमें दी हुई है और इससे हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं, एक्सप्रेशन हमें लिखने हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे जो अगर ये पहला नंबर देखो, पहला नंबर बोला सब्ट्रैक्ट जी फ्रॉम वाई। वाई से आप जी माइनस कर दो, तो पहले वाले का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस जी। उसी तरीके सेकंड नंबर देखो, वन हाफ ऑफ दिस सम ऑफ नंबर्स एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली दो नंबर्स एक्स और वाई है, उनको ऐड करके उनका एक हाफ ले लो। उसी क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, द नंबर जी मल्टीप्लाइड बाई इट्स। तो जी को खुद से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या हम इसको इससे लिख सकते हैं जी स्क्वायर। ये बेसिकली आप अपने पढ़ोगे ये स्क्वायर, ये सब में क्लास 8 में हमारा ये आएगा आपका। यहाँ पे है हमारा, देखो इसको बेसिकली हम बोलते हैं जी पर पावर टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं जी पर पावर टू, इसको इंग्लिश में लिखते हैं जी टू द पावर, ये पावर टू द पावर टू, यानी कि जी इंटू जी। यहाँ पे अगर थ्री रहता तो हम इसको लिख सकते थे जी इंटू जी, यानी कि जितना ऊपर नंबर होगा उतना हमको हमें उससे खुद से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या बोल रहा है, वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट ले लो और उनका वन फोर्थ यानी कि 1/4। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा बोल रहा है नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। सबसे पहले दोनों नंबर्स को स्क्वायर कर दो, मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा बन रहा है नंबर फाइव एडेड टू थ्री टाइम्स। नंबर फाइव है उसको ऐड किया जा रहा है थ्री टाइम्स क्या चीज़ के, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एम एंड एन। जो एम और एन है तो इनमें तुम थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें फाइव ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो यहाँ पे जो हमारा 10 से सब्ट्रैक्ट किया गया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड g। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको समझना होगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन में आपको ये समझना होगा कि क्या चीज़ को क्या चीज़ से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें 10 से y एंड g के प्रोडक्ट हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ बोला जा रहा है कि y एक नंबर, उससे g सब्ट्रैक्ट किया जाए, जिसका आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन नंबर एट देखो, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, सम ऑफ नंबर्स मैंने लिख दिया पहले ए एंड बी और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया फ्रॉम दियर प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे ए और बी है, उसमें से इसको ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट किया गया है इसकी खुद के प्रोडक्ट से। अब देखो यहाँ क्या सीन हमारा बन रहा है, यहाँ का तुम एक बार अच्छे से देखोगे, यहाँ का तुम देखोगे तो यहाँ हमारा बन रहा है कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए बी ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है सम बोला गया, इसलिए मैंने सम को ब्रैकेट में ले लिया। अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये मेरा इस तरह हो जाएगा, इस तरह से हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी ये। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर टू हमारे क्या बोला, बेसिकली हम यहाँ पे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके फैक्टर्स को यूजिंग ट्री डायग्राम। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन से इस तरह से हम ये टर्म्स निकालते हैं, फिर टर्म्स से इस तरह से ये फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसको हम पूरा बोलते हैं एक ट्री डायाग्राम, ट्री डायाग्राम। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी इसको बेसिकली करना है। यहाँ पर देखो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर ए हम देखते हैं, क्वेश्चन ए हमारा क्या बोल रहा है कि एक्स माइनस थ्री हमारा टर्म है। एक्स माइनस थ्री ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ, दिस इज एन एक्सप्रेशन। इसको मैंने टर्म्स में तोड़ा तो एक टर्म एक्स आया, दूसरा टर्म हमारे पास क्या आया माइनस थ्री। देखो यहाँ पे मैंने उस क्लास में बताया था, यहाँ पे दोबारा जानो। हमेशा हम क्या बोलते हैं, टर्म्स को हम ऐड करते हैं। तो इसको बेसिकली हमने क्या किया, एक्स प्लस ऑफ माइनस थ्री, हमने माइनस थ्री ऐड करा, हमने माइनस थ्री ऐड करा एक्स में, तब जाकर हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस थ्री आया। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। तो जहाँ भी ये माइनस साइन है तो आपको माइनस के साथ लिखना है। अब देखो अब क्या ये, अब देखो यहाँ पे क्या, ये हमारे फैक्टर्स हो, सॉरी ये हमारे हो गए टर्म्स, दीज आर आवर टर्म्स। अब क्या इनसे और ज़्यादा ये छोटा होगा, नहीं। तो बेसिकली ये टर्म्स भी हमारे फैक्टर्स भी बन गए, तो ये हमारे फैक्टर्स भी हैं, टर्म्स भी हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन बी में हमारे क्या बोल रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर अस। इसको मैंने टर्म्स में तोड़ा तो एक वन आया, ये एक एक्स आया और एक एक्स स्क्वायर आया। अब क्या इसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है,
इसका तो होगा नहीं, इसका भी होगा नहीं, इसको क्या और तोड़ा जा सकता है? हाँ, इसको भी मैंने एक्स और एक्स में मैंने तोड़ दिया, तो ये मेरे पास आ गए टर्म्स, एंड दीज आर आवर एंड जस्ट फॉर दी एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, y माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास क्या है? y माइनस वाई क्यूब। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर अस, दिस इज एन एक्सप्रेशन। इसको इसको मैंने और ये फर्दर ब्रेक डाउन करते हुए मुझे क्या मिला? एक मुझे मिला y, और यहाँ मेरे को क्या मिला? माइनस ऑफ वाई क्यूब। क्या मैं इसको और तोड़ सकता हूँ? ऑब्वियसली तोड़ सकता हूँ। मैंने इसको ले लिया माइनस वाई एंड माइनस वाई। ये मेरे पास आ गए थे टर्म्स, और ये मेरे पास आ गए फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, ये भी एक्चुअली कंसेप्ट है जो तुम अपने हाई क्लास में जानोगे, पर अभी तुम जान लो। देखो, आपने इंटीजर में पढ़ा होगा कि अगर -1 का पावर ये अगर कोई इवन नंबर रहा तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है एक पॉजिटिव नंबर। उसी तरीके से अगर एक -1 पर पावर हमने दे दिया कोई ऑड नंबर, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? एक नेगेटिव नंबर। यहाँ पर भी हमारा वही सीन है। यहाँ पर y पर पावर देखो 3 है, 3 हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को अगर तुम एक माइनस नंबर को पर पावर ऑड कर दोगे, तो खुद से और टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास एंड में सारे टर्म्स अगर -y भी रहें, तो फिर तो बेसिकली हमारा कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको -y करके लिख दिया है। तो इससे यहाँ मैंने पावर देखा कि यहाँ पावर मेरे पास ऑड में था, इसलिए मैंने सारे टर्म्स को -y करके लिखा। तो चूंकि अगर ऑड नहीं होता, तो फिर ये मैं -y माइनस लिखो या प्लस लिखो, दोनों सेम है। चूंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो प्लस होता ही है। तो यहाँ पे मैंने पावर ऑड देखी, इसलिए मैंने सारे टर्म्स को -y लिख दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर। आप देखो डी में, डी हमारा क्या बोल रहा है? 5x(y²). डी में हमारा है क्वेश्चन, in D we have 5x(y²) minus 7x² y plus 7x² plus 7x² of y। अब देखो यहाँ क्या सीन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक डाउन किया, दो टर्म्स में मुझे मिल गया यहाँ पर दो टर्म्स, और यहाँ 7x² y। अब क्या मैं इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली होगा। इसका एक 5 निकलेगा, इसका एक x निकलेगा, और इसका एक y निकलेगा, और एक और y निकलेगा, y। उसी तरीके से यहाँ पर भी 7 कर दिया, x कर दिया, और इसका भी मैंने y कर दिया। तो ये थे हमारे पास टर्म्स, सॉरी, ये मेरे पास हो गए सारे टर्म्स, हो गए टर्म्स, और ये मेरे पास हो गए यहाँ पे सारे फैक्टर्स। क्या इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है? नहीं। तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो गया ट्री का। इससे क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई में हमारा बोल रहा है कि माइनस ऑफ ए बी प्लस 2b² माइनस ऑफ 3a² अगेन तुम सॉल्यूशन तुम समझो। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? सॉल्यूशन हमारा यहाँ आ रहा है, मैंने इसको ब्रेक डाउन करा, तो मेरे पास एक आ जाएगा -a भी। देखो मैंने माइनस को यहाँ पर लिया है, तो माइनस को आपको लेकर चलना है। यहाँ 2b² हो गया, यहाँ पे -3a² हो गया। क्या इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है? मैंने एक -a कर दिया और एक यहाँ पे b कर दिया। और नहीं तो आप ले सकते हो a, और यहाँ पे ले लो -b, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे हमारे पास हो गया 2b एंड b, यहाँ पर पास हो गया -3, यहाँ a, और यहाँ पर भी a। तो ये था हमारे पास टर्म्स, एंड दीज आर आवर फैक्टर्स। देखो इस तरह से बनाने को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा ये ट्री जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो इस तरह में क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि कि यहाँ पे आपको भैया टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, टर्म्स एंड फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं इन एक्सप्रेशन से। यहाँ जो एक्सप्रेशन दिए हुए इन एक्सप्रेशन आपको टर्म्स एंड एक्सप्रेशन से आइडेंटिफाई। यहाँ पे हमें कोई भी ट्री डायग्राम बनाने हमें कहीं नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लूँ -4x + 5 को, और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, तो मेरे पास टर्म्स में क्या आएंगे? मेरे पास टर्म्स में लिख सकता हूँ -4x और 5। और अगर मैं फैक्टर्स लिखना चाहूँ, तो फैक्टर्स मेरे पास आएंगे -4x और एक 5 करके, इस तरह से। हाँ, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप बाकी सारे को भी सॉल्व करो। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जी। बाकी सारे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो जी देखो, जी में हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया? 3/4x + 1/4।
क्या मैं अगर मैं इसमें से टर्म्स निकालूँ, टर्म्स को मैं टी लिख देता हूँ, 3/4 होगा हमारा एक्स, और दूसरा टर्म क्या होगा 1/4। क्या मैं और फैक्टर्स को मैं एफ से लिखता हूँ, तो एक मेरे पास होगा 3/4, दूसरा होगा एक्स और तीसरा होगा 1/4 इसका। और इसके जो और इस टर्म्स के जो मेरे पास फैक्टर्स होंगे ये होंगे। उसी तरीके से तो आप ये इस जस्ट इन सेम वे आप बाकी सारे भी प्रॉब्लम्स एक बार सॉल्व करके देखो। ये क्वेश्चन नंबर एफ एफ है, आप सारे को सॉल्व करके देखो। अगर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम अगली क्लास में इनको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। अब देखो हम यहाँ चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ हमारा क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। यहाँ बोला जा रहा है कि जो कांस्टेंट्स नहीं, देखो मैंने क्या होता है एक्सप्रेशन में हमारे पास एक वेरिएबल पार्ट होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है। वेरिएबल पार्ट को हम एल्जेब्रिक पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, और एक होता है कांस्टेंट, यानी कि जो इनका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे बोला है कि जो कांस्टेंट्स नहीं है, यानी कि जो सिर्फ एल्जेब्रिक पार्ट है, उनका आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएं। न्यूमेरिकल यानी कि जो नंबर वाला कोफिशिएंट है। यहाँ अगर मैं पहला प्रॉब्लम पकड़ूँ 5-3t², तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो 5 का तो हमें पूछा नहीं गया, हमें पूछा गया 3t का। तो -3t² मेरे पास एल्जेब्रिक पार्ट आ गया, एल्जेब्रिक पार्ट, दिस इज एल्जेब्रिक पार्ट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ये कि इसमें t² क्या है हमारे पास, t² हमारा वेरिएबल है। t² का कोफिशिएंट क्या हमारे पास आ रहा है -3, एंड -3 इज द आंसर। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक टी दिया हुआ है, एक t² दिया हुआ है, एक तीसरा t³ दिया हुआ है। ये तीनों हमारे पास कोफिशिएंट है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इन सब के कोफिशिएंट सेम है 1। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, एक x है, दूसरा क्या है 2xy है, और तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास 3y। देखो यहाँ पे मैंने टर्म्स को नहीं तोड़ा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एल्जेब्रिक पार्ट जो था एक्सप्रेशन का, मैंने सिर्फ उनको पकड़ा है। यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या आ रही है 1, यहाँ पे क्या आ रही है 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स वाई को एक एक कंसिडर कर लिया कि एल्जेब्रिक पार्ट। यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू होगी 3, तो 1 2 3। इसी तरीके से आप बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो एक हमारे पास m कोफिशिएंट है और n है, मतलब सॉरी m वेरिएबल पार्ट है, n वेरिएबल है। तो m के लिए होगा 100, n के लिए होगा 1000। तो अलग अलग कोफिशिएंट भी हो सकते हैं अलग अलग एल्जेब्रिक वेरिएबल्स के लिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, अगर मैं 2 of l + b को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2l + 2b। दोनों के कोफिशिएंट क्या आ गए, 2 और 2 आ गए, तो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 2। इस तरह से आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स में भी आपको इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो आप बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि आपको सिर्फ जो एक्स पार्ट वाला जो टर्म है, यानी कि जिनमें सिर्फ एक्स है, जितने भी एक्सप्रेशन है इनमें जो एक्स है, आपको सिर्फ उनके कोफिशिएंट बताने हैं। तो ए का हम 1 देखते हैं, ए का 1। यहाँ अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ y² प्लस वाई लिखूँ, तो यहाँ पे एक्स किस में है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें कोफिशिएंट क्या आ रही है y², हेंस y² इज आवर आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेशन हमारा वाई एक्स किस में, एक्स हमारे इसमें है, तो 2 का हमारे पास क्या होगा -8y। देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, यहाँ पूछा गया है एक्स का, यहाँ पूछा गया है एक्स का। आप सिर्फ एक्स की कोफिशिएंट बताओ, बाकी का हमारे से नहीं पूछा गया। अगर यहाँ पे बोला जाता कि आप एक्स वाई का बताओ, तो हम बोलते कि भाई वाई तो इसमें है, इसमें हम 1 लिखेंगे, इसमें भी 1 लिखेंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक्स का पूछा गया, तो आपको एक्स के अलावा बाकी जो भी आपको दिखे, वो वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, ये हो वो, आपको लिख देना है बस, आंख बंद करके। जिसका भी पूछा गया है उसको अलग कर लो, उसके अलावा जो बच जाए उस टर्म में, वो बाकी सारा हमारा कोफिशिएंट बच जाएगा। टर्म में याद रखना, यहाँ कीवर्ड्स में बता रहा हूँ दोबारा, टर्म में वो जो बच जाए। दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 में एक्स हमारा ये है, एक्स की यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है। मैंने क्या बोला था, टर्म में देखना है, ये नहीं कि आपने बाकी सारा भी लिख दिया, मतलब कि नहीं वाई भी है सर और 2 भी है, चूंकि यहाँ पे मैंने एक्स को पकड़ लिया, बाकी जो बच गया नहीं 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 नहीं, यहाँ सिर्फ एक्स को पूछा गया है। यहाँ पे कोफिशिएंट हमेशा हम एक टर्म का निकालते हैं, पूरे एक्सप्रेशन का नहीं। एक्सप्रेशन में हमारे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स में जिनका कोफिशिएंट पूछा गया है, हम सिर्फ उस टर्म में ही वो कोफिशिएंट लिखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स किस में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, 5 है, जी है और जी एक्स है। इसमें टर्म 3 है, मैंने कौन सा टर्म में एक्स है, इस वाले टर्म में एक्स है, तो इसमें एक्स को मैंने पकड़ लिया, बाकी जो बच गया हमारा क्या है जी, तो हमारा 4 का हो जाएगा जी, जी इज द आंसर। उसी तरीके से आपको बाकी सारे भी सॉल्व करने हैं। बी में क्या है, बी में बोला गया कि आपको y² का निकालना है,
तो बी का अगर मैं 1 सॉल्व करूँ तो 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर निकालो। अब वाई स्क्वायर किसमें, इस टर्म में है बस, ओनली इन दिस टर्म वी हैव वाई स्क्वायर। और फिर अगर तो इसका क्या है, माइनस एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस एक्स। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, बी का 2 देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5y² प्लस 7x, वाई स्क्वायर किस में है, कौन सा टर्म में है, सिर्फ इस वाले टर्म में है, इसकी कोफिशिएंट क्या है 5, इसका आंसर क्या होगा 5, 5 इज आवर आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, वाई स्क्वायर किसमें दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली इसमें तीनों में वाई स्क्वायर है, तो इसके लिए होगा, इस वाले टर्म के लिए होगा हमारे पास 2x², इस वाले टर्म के लिए होगा -15x, और इस वाले टर्म के लिए होगा हमारे पास 7। ये थे हमारे पास कुछ आंसर। इसी तरीके से आप ये, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें पूछा है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ देखो, 1 में क्या पूछा है, 4y - 7g। तो मैंने क्या बोला था, मोनोमियल ट्राइनोमियल के सबसे पहले आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पहचानने हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर अनलाइक टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म तो हम, मैंने क्या बोला था, वो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास अगर 50 भी लाइक टर्म दिए हैं पर सारे ऐड होकर हमारे पास एक मोनोमियल बना देंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ भी पहचानने से पहले आपको देखना है कि वो लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। मैंने यहाँ पर देखा, मेरे पास यहाँ सब के सब, मेरे पास यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है। यहाँ इन एवरी क्वेश्चन वी हैव अनलाइक टर्म्स, यहाँ सारे क्वेश्चन में हमारे पास अनलाइक टर्म है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पहचानना है। तो मोनोमियल क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। तो ये पहले वाले में क्या दिख रहा है कि हमारे पास पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, 2 में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है 1 2 3, वी हैव 3 टर्म्स, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। उसी तरीके से बाकी सारे आप सॉल्व करते रहना। मैं कोई और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 7 में क्या बोल रहा है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, देखो दोनों ही अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या बोलेंगे, इट्स अ मोनोमियल। देखो ये सारे आइडियाज हैं तुम्हारे पुराने कंसेप्ट से पूरे रिलेटेड है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वहाँ आके से कंसेप्ट क्लियर करके आओ। क्योंकि अगर किसी को अब टर्म नहीं पता कि सर ये टर्म क्या हुआ, सर ये तो सिर्फ एक ही टर्म एक्सप्रेशन क्या हुआ, तो आपको सब पता होना चाहिए। ये हमारा हर टर्म एक एक्सप्रेशन हो सकता है, पर हर एक्सप्रेशन एक टर्म नहीं हो सकता, और हर टर्म फैक्टर नहीं हो सकता। ये सब मैंने आपको पुराने क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, आपको वो देख के आना होगा अगर ये समझना है तो अच्छे से। तो बाकी सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व करते रहना। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा जा रहा है कि आप ये पेयर में पहचानो कि इसमें से लाइक टर्म कौन सा है और अनलाइक टर्म कौन सा है। तो क्या देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पहला है 1 और 100। क्या दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और दोनों कॉन्स्टेंट्स है, क्या दोनों का एल्जेब्रिक पार्ट सेम है, यहाँ पे एल्जेब्रिक पार्ट हमें दिया ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों सेम है। यानी कि मान लो कि अगर यहाँ पे एल्जेब्रिक पार्ट है तो दिया नहीं है, यहाँ पे एल्जेब्रिक पार्ट दिया नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के एल्जेब्रिक पार्ट ना होते हुए दोनों सेम है, यानी कि दोनों एक तरह से दोनों एक कांस्टेंट बता रहे हैं। तो ये हमारे पास लाइक टर्म है, क्या लाइक है, ये दोनों हमारे पास एक लाइक टर्म है। ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, याद रखना। लाइक टर्म तो क्या मैं बताऊँ, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 100+1 को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ 100+1, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा लाइक टर्म है हमारे पास। लाइक टर्म में हम वैल्यू देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई उनका जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम है कि नहीं। जैसे आप इसको आगे समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखो क्या हमारे पास दिया हुआ है, 7 - 7x, और दूसरा क्या दिया 5/2x। क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ऑब्वियसली अलग अलग है, पर क्या दोनों के जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो सेम है, इसका भी एक्स है इसका भी एक्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों का एल्जेब्रिक पार्ट सेम होते हुए ये दोनों लाइक हैं, ये दीज वो आर वी हैव लाइक टर्म्स। उसी तरीके से तुम यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4m² p है और 4m p² है। क्या यहाँ बस लाइक टर्म है, नहीं, ये हमारे पास अनलाइक टर्म है। कैसे, यहाँ पे m पर पावर स्क्वायर है, क्या m पर पावर क्या है, कितनी है 1, यहाँ p पर पावर 1 है, यहाँ p पर पावर 2 है, दोनों के अलजेब्रिक पार्ट अलग अलग है, इसलिए हमारे पास अनलाइक टर्म है। पर ये अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे दिया है 14xy और 42yx। तो क्या मैं इसको इस तरह से यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या है,
मैंने लिखा 5 into 2, क्या 2 into 5 बराबर होगा? 5 into 2 = 2 into 5 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा। क्या एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा? तो अब इसलिए इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। देखो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, एडिशन में हमारे पास अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है। दो मैथमेटिकल ऐसे ऑपरेशन जिसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है। 5+2 बोलो या 2+5 बोलो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। उसी तरह से 5 into 2 बोलो या 2 into 5 बोलो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। दूसरी तरीके से यहाँ पे मेरे पास y इंटू एक्स है, दूसरी तरफ x इंटू वाई है। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? और इसलिए सेम होगी, तो इनको मैं बोल सकता हूँ ये लाइक टर्म्स है हमारे पास। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमारे पास ये अनलाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई एक्स जी की पहले वाले टर्म में पावर कुछ और है, दूसरे में पावर कुछ और है, तो यहाँ हमारे पास होंगे अनलाइक टर्म्स। उसी तरीके से आप यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है कि आप लाइक टर्म्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट करो। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉर्ट आउट करने चलूँ, एक है मैंने माइनस एक्स वाई स्क्वायर को पकड़ लिया, क्या किसी और में हमारे पास ये एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स एक्स वाई स्क्वायर, या तो फिर वाई स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली इसमें भी है। तो जिनको जिनको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ वो हमारे पास लाइक टर्म है। ये भी मेरे पास एक लाइक टर्म। देखो टर्म्स को पहचानने में लाइक अनलाइक टर्म पे हमको सिर्फ अलजेब्रिक पार्ट देखना है, कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्स वाई स्क्वायर था, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये हमारे पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर हो रहा है। उसी तरीके से हमारे पास ये भी हमारे पास एक लाइक टर्म हो गया। और कोई लाइक टर्म है हमारे पास? ऑब्वियसली ये भी हमारे पास लाइक टर्म है ना, ये नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो भी मैंने रेड सर्कल किया वो हमारे पास लाइक टर्म है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2xy स्क्वायर, ये लाइक टर्म हो गए। दूसरा पेयर कौन सा होगा? दूसरा पेयर हमारे पास होगा -4x4x² मैंने लिख दिया। क्या किसी और में x² है? ऑब्वियसली इसमें है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² में, और किसी में है x², और किसी में नहीं है। तो एक ये पेयर हमारे पास हो गया लाइक टर्म का, एक ये पेयर हो गया। एक ही क्वेश्चन में हमारे पास कितने पेयर हो सकते हैं लाइक टर्म्स के, आप देख लो। उसी तरीके से क्या कोई और हमारे पास है? नहीं है। हम 8x² का पकड़ते हैं, 8x²। क्या किसी और में x² है? ऑब्वियसली इसमें है -11x² हो रहा है हमारा, और किसी और में x² है, इसमें भी है -6x² भी हमारे पास हो रहा है, और किसी और में x² है, नहीं है। तो ये तीनों हमारे पास एक लाइक टर्म्स का पेयर बन गया। 7y मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे 7y लिख दिया। किसी और में y है? किसी और में y हो, जैसे कि ऑब्वियसली दूसरा एक y है, तो ये दोनों पास एक टर्म हो गया। कोई और क्वेश्चन हमारे पास? कोई और हमारे पास आ रहा है, जैसे कि -100x। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से? 3x भी हमारे पास हो गया। कोई और हमारे पास हो रहा है? नहीं, और हमारे पास नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास एक लाइक टर्म का पेयर बन गया। उसी तरीके से ये -11y x मैंने लिख दिया, -11y x। क्या किसी और में xy है? 2xy है, 2xy है, तो ये मेरे पास एक लाइक टर्म का पेयर बने। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर लाइक टर्म्स का पेयर बन गया। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ये बी भी सॉल्व करना है। जस्ट इन जैसे ए सॉल्व किया वैसे आपको बी भी सॉल्व करना है। लाइक टर्म्स का, यहाँ आपको लाइक टर्म्स का पेयर बनाना है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ये लाइक टर्म्स कैसे पहचानते हैं, उनसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, एंड देन मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, बेसिकली इन्हें पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।